Hello students, today we are going to study class 12th, chapter number 1, subject history. Our chapter name is bricks, beads and bones, यानी ईंट, मनके तथा अस्थियां। ये हमारा आज का चैप्टर है। ये चैप्टर हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। इसका बच्चों सबसे पहले हमें जानना होगा कि टाइम पीरियड क्या रहा। तो इसका जो समय है कि कब से कब तक के बीच में ये सभ्यता फली फूली, ये 2600 ईसा पूर्व 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी के बीच में इस हड़प्पा सभ्यता का समय काल निर्धारण किया जाता है हमारे पुरातत्वविदों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को पढ़ना। वैसे ये चैप्टर में बच्चों आपको बता दूं वेरी इजी, बिकॉज यू ऑल्सो स्टडीड इट इन क्लास 6th, जब आप लोगों ने वहां के नगरों के बारे में पढ़ा था, प्राचीन सभ्यता के नगर, तो उसमें आप ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जैसा कि आप बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले खुदाई में एक मोहर मिली, और ये मोहर जो पुरातत्वविद थे उस समय, मार्शल, उनके पास भी पहुंची। ये कनिंघम जो सबसे पहले हैं हमारे पुरातत्व से जुड़े हुए, कनिंघम के पास पहुंची थी। इस हड़प्पाई मोहर से हमें इसके इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इस हड़प्पाई मोहर से की क्या खास बात है। तो बच्चों बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, यानी उस समय जो मिली हुई चीजें हैं उनमें सबसे अनोखी यूनिक चीज हमें क्या मिली है। तो उसका आंसर है बच्चों मोहर, सील हमें मिली हैं, जो उसके बारे में हमें खास जानकारी देती हैं। अब सवाल उठता है कि ये मोहरें किससे बनाई गई, इनके ऊपर क्या बना है, ये कैसी हैं। तो कभी आप दिल्ली में जो हमारा नेशनल म्यूजियम है उसमें जाएंगे तो आपको हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो बहुत सारे आपको उस म्यूजियम में देखने के लिए मिलेंगे। इन स्थलों को अगर देखना है बहुत सारे, तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा आपको। हिंदुस्तान में देखने तो गुजरात और आपको हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जाना पड़ेगा, राजस्थान जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनकी मोहरों को समझें तो जो इनका निर्माण है वो सेल खड़ी से मिला हुआ है। सेल खड़ी एक व्हाइट कलर का मुलायम सा पत्थर होता है जिससे इसको बनाया गया। दूसरा, इस मोहर के ऊपर आप चित्र में भी देख रहे हैं जैसा कि इसके ऊपर ये जानवर बने हुए हैं। ये कहते हैं एक सींग वाला यूनिकॉर्न है, एक विशेष प्रकार का जानवर है, एक सींग वाला जानवर, जिसको यूनिकॉर्न, कुछ लोग गैंडा का नाम दिया गया इसको। और ऐसा माना गया है कि शायद इसको वो पवित्र मान करके इसकी पूजा करते थे। इसके अलावा इस पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं मोहर में, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह वहां की लिपि कहा जाता है, ये उनकी स्क्रिप्ट थी। और ये चिन्हों के रूप में कुछ उन्होंने अपने संदेश को लिखा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हमारे पुरातत्वविद, हमारे इतिहासकार इसको पढ़ पाने में सफल नहीं हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु मोहर है, जो सेल खड़ी से बनी थी। जानवर के चित्र बने हुए हैं इसके ऊपर, चिन्हों के रूप में कुछ लिखा गया है। अब बच्चों जब हम 12th की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में पहले हमें ये जानना होगा कि इस चैप्टर की ये जानकारी के सोर्सेज क्या हैं, कौन से सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिली है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इस हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो जानकारी का मुख्य स्रोत है, वैसे हर एक के विषय में जानकारी के दो स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक, एक साहित्यिक। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी का एक ही स्रोत है हमारे पास, पुरातात्विक। जो भी चीजें खुदाई में पुरातत्वविदों को उन स्थलों से प्राप्त हुई हैं। तो उनमें कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों। तो आर्कियोलॉजिकल जो एग्जीक्यूशंस हुए उसमें उनके आवास मिले हैं। आवास मीन्स उनके घर, उनके मकान,
उनके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स के, जिनको देख करके हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। इतिहासकार उसका पुनः निर्माण करने में उनको मदद मिलती है। दूसरा है वहां के मृदभांड। मृदभांड मीन्स होते हैं उनके मिट्टी के बर्तन। जो मिट्टी के जो भी बर्तन मिले हैं, वो जो भी वो डेली यूटेंसिल्स जिनको कहते हैं कि डेली अपने इस्तेमाल के लिए या जो भी अपने पर्पसेस के लिए यूज करते थे, उन मृद भांडों से भी हमें उनके विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो उनका स्रोत है वो है आभूषण, कि डिफरेंट टाइप के जो उनके ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जो भी उनके ज्वेलरी है, कि जो माला पहनते हैं या चूड़ियां हैं या और भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो किससे बनी हैं, कैसी हैं, वो पत्थर हमारे यहाँ मिलता है नहीं मिलता है, इससे हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी का ये मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है औजार। उस समय जो टूल्स मिले हैं, उन टूल्स को देखने से भी उनकी कृषि के बारे में, उनके उद्योगों के बारे में और उनके जीवन के विषय में हमें जानकारी जुटाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। और लास्ट है मोहर, जो आपको ऊपर पिक्चर में भी दिखाई दे रही है बच्चों, कि ये मोहरें सील्स सबसे बड़ा स्रोत है। कहा गया है कि लगभग 400 से ज्यादा मोहरें यहाँ खुदाई में मिली हैं। तो इन मोहरों से इतिहास की पुनः रचना करने में हमें मदद मिलती है। तो बच्चों इसमें हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत है, वो शुरुआत एक मोहर की जानकारी से शुरू हुई। अब चलते हैं हम आगे इसको जानते हैं, कि पहले हम देख लें कि ये हड़प्पा सभ्यता है, ये किन स्थानों पर फली फूली। आप देख रहे हैं कि इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। यहाँ लिखा है हड़प्पा सिविलाइजेशन और ऊपर लिखा है यहाँ सिंधु सभ्यता। तो चूंकि ये सिंधु नदी, आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये जो रिवर है या चाइना से आ रही है, हमारे कश्मीर से होकर के निकल करके ये पूरे पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में जा रही है। ये जो सिंधु नदी थी, अधिकतर इसके आपको जो साइट्स दिखेंगे, स्थल दिखेंगे, कि चाहे वो हड़प्पा है, यहाँ आपको दिख रहा है कि चाहे ये हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या ये इधर आ जाएं आप, दूसरे बालाकोट है और भी ये मांडा आपको दिख रहा है। ये जो डिफरेंट इसके साइट्स हैं, वो इसी नदी के आसपास ये सभ्यता फली फूली, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिंधु सभ्यता। लेकिन आपकी किताब में आप देख रहे हैं हड़प्पा से सभ्यता नाम आया है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसकी वजह है कि जब 1922 में 1922 में जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी पाकिस्तान में, तो अचानक बहुत सारी ईंटें और एक टीले में से बहुत सारा जो कहना चाहिए पुरातत्व जैसी चीजें सामने आने लगी, तो खुदाई को रोक दिया गया। कहते हैं बहुत सारी ईंटें तो लोग ढो करके वहां से ले गए। और उसके बाद जब वहां पर दो लोगों के नाम आपने सुने होंगे, कि राखल दास बनर्जी के द्वारा और एक और पुरातत्वविद थे, उनके द्वारा इसकी जो पता लगाया गया, स्टडी करनी शुरू की गई, तो वो पहला स्थल जो खुदाई में मिला वो हड़प्पा था। इसीलिए पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया। और इसके अलावा हड़प्पा जैसे ही, यानी जिस तरह के प्रमाण हड़प्पा में मिले, उसी तरह के प्रमाण दूसरे स्थलों पर भी मिले। इसीलिए पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि कौन से ये प्लेसेस हैं। और जब आप मैप बोर्ड एग्जाम्स में से इस चैप्टर से मैप भी काफी पूछा जाता है, तो आपको जो भरने के लिए जगह आती हैं, जो सबसे फेमस सिटी हैं इनकी, उनको जान लेना जरूरी है आपके लिए। तो सबसे फेमस सिटी आप देख रहे हैं ये हड़प्पा है पाकिस्तान में आजकल, ये मोहनजोदड़ो है, उसके अलावा एक कोटदजी है, यहाँ पर चंदूदड़ो है, इधर आ जाएं आप, ये बालाकोट है कराची के पास। फिर इंडिया में अगर आप आए तो यहाँ पे ये धौलावीरा है, ये गुजरात के धौलावीरा में, यहाँ आज भी खुदाई का कार्य चल रहा है। इधर और नीचे आएंगे तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये लोथल दिखाई देगा, लोथल जो इनका बंदरगाह था, एक शहर भी था।
इधर राजस्थान में चलेंगे तो आपको बनवाली, यहाँ दिखाया नहीं है इन्होंने, बनवाली और दूसरे स्थान है। और यहाँ कश्मीर में आप देखेंगे तो कश्मीर में आपको मांडा नजर आ रहा होगा। ये कुछ स्थल हैं, प्रमुख स्थल हैं, जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो ये हम लोगों ने देख ली कि इस सभ्यता के पुरा स्थल कहाँ कहाँ फैले हुए थे। अब एक बात कही जाती है कि ये सभ्यता त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार का मतलब है कि अगर इसका मैप के थ्रू हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो इसका जो एक सेंटर है मांडा, ये जो दिख रहा है आपको कश्मीर में मांडा दिख रहा है। दूसरा सेंटर कहा जाता है ये यहाँ पर देखेंगे सुतकांगेडोर, यहाँ पर सुतकांगेडोर। और उसके बाद एक सेंटर है यहाँ नर्मदा नदी के पास आप आएंगे इधर की तरफ तो यहाँ पर एक दैमाबाद जगह है, वो है। और इधर की तरफ चलेंगे अगर आप उत्तर प्रदेश में तो आलमगीर इसका प्रमुख केंद्र है। तो इस तरीके से ये सभ्यता एक ट्रायंगल बनाती है और त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। अब हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आखिर क्या खाते थे, उनके निर्वाह के तरीके क्या थे, जीवन कैसे जीते थे। तो उनके आहार का जो, जैसे आजकल हम लोग है कि जो कृषि उत्पाद हैं उनको खाते हैं, जो क्या कहते हैं जानवरों से प्राप्त उत्पाद हैं उनका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इनमें से दो चीजें तो आज भी मैच करती हैं कि बहुत चीजें हम इकट्ठी की हुई, संग्रह की हुई खाते हैं, और कुछ चीजें हम खेती के द्वारा जो कृषक लोग उत्पादित करते हैं उनको खाते हैं। आजकल आपको पता है शिकार, आखेटक यानी शिकार के ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन मछली पकड़ना ये दूसरे काम आज भी होते हैं जिनका प्रयोग हम खाने में करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो निर्वाह के तरीके आप देख रहे हैं, ये निर्वाह के तरीके कितने हैं? संग्राहक के रूप में ये लोग चीजों को संग्रह करके खाते थे। दूसरा, ये लोग शिकारी आखेट करके खाते थे। और तीसरा, इनके आहार के लिए जो सामान था वो खेती के द्वारा उत्पादित होता था। अब हम कृषक वाले चीज को समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में वो लोग कौन कौन से अनाजों का प्रयोग करते थे। आज के समय में हमारी मुख्य जो आहार है हमारे क्षेत्र में, हम लोग गेहूं खाते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं, दालें खाते हैं और दूसरे अनाजों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आज वाले अनाज ही आज से 4500 साल पहले हड़प्पा के लोगों के भी भोजन का मुख्य हिस्सा थे। तो उसमें हम समझते हैं गेहूं, सफेद चना, ये हमारे मालवा के क्षेत्र में भी बहुत उगाया जाता है। फिर आप देख रहे हैं बाजरा, जिसके प्रमाण गुजरात में मिले हैं हमें खुदाई में। चावल खाते थे, लेकिन ये चावल के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में बहुत कम मिले हैं। दालों का प्रयोग करते थे ये लोग, तिल का प्रयोग करते थे और जौ। ये प्रमुख अनाज हैं जो उनके आहार का हिस्सा थे। देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आया है कई बार कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से अनाज का सबसे कम प्रयोग करते थे। तो आप इसके लिए लिखेंगे चावल, कि सबसे ज्यादा वो सबसे कम जो है वो चावल का प्रयोग करते थे वो लोग। अब चलें जानवर। तो जानवरों में वो दो तरह के जानवरों को रखते थे जो हमें प्रमाण मिले हैं वहां के पुरातात्विक अवशेषों से। तो एक जानवर है पालतू टाइप के, पालतू मीन्स जिनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं। पालतू, आज भी हम बहुत सारे जानवरों को पालते हैं अपने घर पे, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा और दुनिया भर के ऐसे। और दूसरे थे जंगली। दो तरह के जानवरों के प्रमाण मिलते हैं। तो वो लोग भी इन मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर इनको पालते थे, इनकी हड्डियां वहां मिली हैं। इसके अलावा जो जंगली जानवर की प्रजातियां हैं उसमें सुअर, जिसको वराह कहा गया है, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं। इसके अलावा वहां पे कुछ पशु पक्षियों की हड्डियों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की कृषि। आपने कहा कि इनके आहार का मुख्य हिस्सा अनाज थे, तो अनाज उगाने के लिए वो खेती करते थे, इस बात के हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इनकी जानकारी के तीन स्रोत मिले हैं कि ये लोग खेती हल से जुताई करके करते थे, खेती में, कृषि में औजारों का, टूल्स का प्रयोग करते थे, और इरिगेशन यानी अच्छी पैदावार हो इसके लिए वो
बहुत सारे सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते थे। आज भी हम लोग खेती में अच्छी पैदावार के लिए अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए डिफरेंट टाइप के इरिगेशन सोर्सेस का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी इनका प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले हल से जुताई करते थे, इस बात के हमें क्या प्रमाण मिले हैं? तो आप अगर इनकी मोहरें देखेंगे, तो मोहरों के ऊपर बने चित्रों से हमें जानकारी मिलती है कि इनके यहाँ खेतों की जुताई की जाती थी। एक चित्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक ब्रसव यानी बुल का चित्र है, जो लगता है कि शायद इसका प्रयोग ये खेती में सामान ढोने के लिए या बैलों के रूप में जुताई के लिए करते होंगे। इसके अलावा ये जो बैल है, इसकी मिट्टी की छोटी-छोटी मूर्तियां भी मिली हैं। तो ये मूर्तियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि खेतों में हलों की जुताई इन बैलों को लगा करके की जाती होगी। एक चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, मिट्टी का हल, ये बच्चों का एक खिलौना मिला है। इस खिलौने से पता चलता है कि खेत जोतने के लिए वो लोग ऐसे हलों का प्रयोग करते होंगे। और ये फाल, शायद जो नीचे इसको कहते हैं फाल, ये शायद उनके लकड़ी के होते थे जो समय के साथ गल गए। इसके अलावा जुते हुए खेत भी मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगन जगह है जहां पर इनके ये जुते हुए खेत मिले हैं। ये साक्ष्य, ये प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों को जोत करके कृषि का उत्पादन करते थे। आज भी हम लोग जुताई करते हैं, लेकिन हमारे साधन बदल गए हैं। हम आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर्स और डिफरेंट जो मशीनरी है उसका प्रयोग भी करने लगे हैं। दूसरा है कि खेती में ये लोग टूल्स का प्रयोग करते थे, औजारों का प्रयोग, जिसमें उनके औजार पत्थर और धातु के बने हुए थे। और उन औजारों में उन्होंने लकड़ी के हत्थे लगा करके या कुछ और तरीके से उनको ऐसा आकार दे दिया था जिससे वो खुदाई कर सकें, कटाई कर सकें और दूसरे कामों को करने में उसका प्रयोग कर सकें। सिंचाई के वो लोग नहरों का प्रयोग करते थे, कुओं का प्रयोग करते थे, जलाशयों का प्रयोग करते थे। तो ये तीनों साधन आज भी प्रयोग किए जाते हैं और हड़प्पा सभ्यता के लोग 4500 साल पहले भी इंडिया में इसका प्रयोग करना जानते थे। नहर के जो प्रमाण हैं वो सोरतुघई जगह है अफगानिस्तान में, वहां से मिले हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में नहर के प्रमाण हमें कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो आप लिखेंगे सोरतुघई अफगानिस्तान। कुएं तो बहुत ही सारे मिले हैं खुदाई में जब इनकी शहरों की खुदाई की गई है। और धौलावीरा में एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है जो ये संभवतः माना जाता है कि इरिगेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। नेक्स्ट में आते हैं हम मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहर, एक प्लान्ड सिटी। ये बड़े ही गर्व की बात है बच्चों कि आज 21वीं सदी की हम बात करते हैं, लेकिन आज भी हम उतने प्लान्ड सिटी में रहना नहीं जानते। आज भी लोग बिना कोई नक्शा बनाए, बिना नक्शा पास कराए अपने घर बना लेता है, चाहे जहां चाहे जैसे। लेकिन आज से इतने हजारों साल पहले, 4500 साल पहले के लगभग भी मोहनजोदड़ो से जो प्रमाण मिले हैं, वहां शहरों को बाकायदा पहले प्लानिंग करके बसाया गया है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये मोहनजोदड़ो, ये सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। ये शहर मिला कहाँ है? तो अगर आज का नक्शा देखेंगे आप, तो पाकिस्तान जहां है हमारा पड़ोसी देश, ये सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। अब इस शहर की क्या खासियत है? ये शहर 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग को दुर्ग या सिटाडेल कहा जाता था और दूसरे भाग को लोअर टाउन या निचला नगर कहा जाता था। तो जो दुर्ग था, ये दुर्ग ऊंचाई पर बनाया जाता था। यानी शहर का जो हिस्सा है, आप यहाँ ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में भी देखिए, ये जो ऊपर ऊंचा भाग है, ये दुर्ग कहलाया, सिटाडेल कहलाया, जिसमें ऐसा माना जाता है कि शायद प्रशासनिक भवन या राजकीय भवन रहे होंगे। और नीचे लोअर टाउन है, यानी उसकी ऊंचाई की अपेक्षा नीचे का जो हिस्सा है, वहां लोअर टाउन है। वहां ऐसा मानते हैं कि पूरा शहर बसा हुआ था, यानी आम जनता जो थी, शहर की बाकी लोग उस इलाके में रहा करते थे। अब दुर्ग में क्या था कि दुर्ग एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना
स्थान हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये ईंटों के चबूतरे पर बनी इमारतें मिली हैं यहाँ पर, और ये इमारतें चारों ओर इनका फोर्टिफिकेशन किया गया है, दीवारों से इसको घेरा गया है सुरक्षा के लिए। कौन से इलाके में है, अगर आप नक्शा देखेंगे मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी यानी वेस्टर्न साइड में है, और इसमें जो खास 2 इमारतें मिली हैं, उन 2 इमारतों में इमारत है सबसे मुख्य, एक यहाँ पे माल गोदाम यानी ग्रेनरी कहा जाता है, जिसमें सामान को इकट्ठा रखा जाता था, वो मिला है, और एक ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार मिला है। अगर क्वेश्चन आता है कि विशाल स्नानागार या माल गोदाम जैसी विशाल इमारतें हमें कहाँ मिली हैं, तो आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को भी कौन से पार्ट में, दुर्ग यानी सिटाडेल वाले इलाके में। अब आते हैं हम निचला शहर, यह पूर्वी भाग में है, ये वाला हिस्सा पश्चिमी भाग में है दुर्ग, और निचला शहर जो है वो पूर्वी भाग में है, और ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। ये काफी बड़े इलाके में इनका फैला हुआ था। तो ये जो निचला शहर है, इस शहर की क्या विशेषताएं हैं, इसकी व्यवस्था कैसी है, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ इसी के साथ बच्चों, ये आज का हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।